इन्होंने शॉप पर जाकर असद रऊफ़ साहब का इंटरव्यू किया था। वफ़ात हुई तो सबसे पहले जिस बंदे ने आकर यहाँ पे रिपोर्ट की, सबसे पहले बताया वो भी इर्तज़ा हैं। तो आपका जो ताल्लुक़ था उनके साथ, क्या आपने स्टडी की है इन सब पर? भी बट ब्रदरी थी और मेरी भी बट ब्रदरी थी। और दूसरी इनका जो बैक एरिया है जहाँ पे शादबाग में, तो मेरी भी रहाइश पहले शादबाग में थी हम लोग भी। तो मेरे पास असद साहब का नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने फ़ौरन उस पर कॉल की कि तस्दीक करने के लिए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। तो उनकी कॉल इनके भाई ने रिसीव की। गोल बाग जहाँ पे इनका जनाजा था वहाँ पे पहुँच भी सके। कई लोग जनाज़ों पे हिडनली औरतें रो रही थी उनके जनाज़ों के ऊपर। तो जब इंकशाफ हुआ तो पता चला कि ये वो औरतें हैं जिनका असद साहब ने महीने का राशन लगाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़लक शेख और आप देख रहे हैं फ़लक शेख ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं इर्तज़ा भट्ट। सबसे पहले नाज़रीन, इन्होंने शॉप पर जाकर असद रऊफ़ साहब का इंटरव्यू किया था, जो कि लंडा बाज़ार में उनकी दुकान थी। तो उसके बाद जब उनकी वफ़ात हुई तो सबसे पहले जिस बंदे ने आकर यहाँ पर रिपोर्ट की, सबसे पहले बताया वो भी इर्तज़ा हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका ताल्लुक़ असद रऊफ़ साहब से और इनकी फ़ैमिली से ज़्यादा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तज़ा, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, सबसे पहला इंटरव्यू भी आपने शॉप पे जाके उनका किया था जो वायरल हुआ था। तो आपका जो ताल्लुक़ था उनके साथ, क्या आपने स्टडी की है इन सब पर? सर सबसे पहले तो मेरा थोड़ा उनके साथ बॉन्डिंग बोला कैसे होती है, वही बट ब्रदरी थी और मेरी भी बट ब्रदरी थी। और दूसरी इनका जो बैक एरिया है जहाँ पे शादबाग में, तो मेरी भी रहाइश पहले शादबाग में थी हम लोग भी। तो आपको पता है जब इतना आप किसी से रिजेंबलेंस करते हो तो वो फिर आपको बंदा थोड़ा प्रोटोकॉल ज़्यादा देता है। तो इस वजह से सबसे पहले जब इनकी मैंने खबर सुनी कि इनकी डेथ हो गई है, तो मेरे पास असद साहब का नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने फ़ौरन उस पर कॉल की कि तस्दीक करने के लिए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। तो उनकी कॉल इनके भाई ने रिसीव की, ताहिर रऊफ़ साहब ने। तो उन्होंने मुझे बताया कि वाकई वो कार्डियक अरेस्ट से जो उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने फिर फ़ोन से पूछा जनाजा कब है, उन्होंने मुझे बताया कि 12 बजे जनाजा इनका नेक्स्ट डे। तो मैंने उसी टाइम लोकेशन पूछी और तकरीबन सुबह 5 बजे इनके घर यहाँ पहुँच गया और तमाम सुबह 5 बजे? जी अर्ली मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक 5 AM। तो मैंने आकर तमाम हक़ाइक़ फिर जाने यहाँ पे और अपने ऑडियंस को बताया कि कैसे उनकी जो है डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ बताई और थोड़ा बहुत उनके मैंने बताया कि इनके भाई कौन उस वक्त मौके पे मौजूद था। उन लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग बताई और माशाल्लाह मेरे इंटरव्यू से काफ़ी लोग जो हैं गोल बाग जहाँ पे इनका जनाजा था वहाँ पे पहुँच भी सके। अच्छा इर्तज़ा, मुझे आप ये बताओ सबसे पहले, असद रऊफ़ साहब किस तरह की शख्सियत आपको लगी? सर जो इनके र्यूमरस से फैले हुए थे पहले, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह अता फरमाए, जो लोग कहते थे इनके बारे में कि यार ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब इंसान मैं उनकी लाइफ में घुसा, उनकी फैमिली को मिला, उनके दोस्तों को मिला, तो यकीन मानो फ़लक कि मुझे एहसास हुआ कि वो हम जैसे बंदों से लाख गुना बेहतर थे। कई लोग जनाज़ों पे हिडनली औरतें रो रही थी उनके जनाज़ों के ऊपर। तो जब इंकशाफ हुआ तो पता चला कि ये वो औरतें हैं जिनका असद साहब ने महीने का राशन लगाया हुआ था। ऐसे वो ज़िंदा दिल इंसान थे। और उसके अलावा उनके जो दोस्त अहबाब थे जिनसे मैं करीबी मिला, जाकर इंटरव्यू में बात की, वो कहते हैं असद साहब वो इंसान थे कि हम अगर मजाक में भी किसी को उनके पास भेजे थे ना, जहाँ मजाक चुटकुला है, जहाँ असद साहब को 10,000 मांग झूठ बोल के, तो वो उनकी झूठ पे भी उनको 10-15 हज़ार पकड़ा देते थे। वो ऐसे कि अल्लाह पे खुदा खौफ वाले इंसान थे कि वो किसी की मदद छुप छुपा कर भी करते थे। तो इतने अमीर इंसान थे, लोगों ने बड़ा इस पे भी रूमर फैलाया कि जी वहाँ पर इनकी जो दुकान है गुर्बत का शायद शिकार है, इस वजह से लंडा बाज़ार में दुकान का। फ़लक मैं भी ये चीज़ सोच के वहाँ पे गया कि शायद काफ़ी उनके ना फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाकर रियलाइज़ हुआ कि उनकी उस शॉप पे हर चीज़ ब्रांडेड पड़ी थी। इवन लिवाइस के शूज़ थे, एल्वस की वो क्या नाम है, इसके अलावा क्या लुइस वेस्टर्न की पैंट थी, बेल्ट थी, यानी कि वो सिर्फ बाहर के मुल्क से इम्पोर्ट अच्छा माल मंगवाते थे। यानी कि बकौल उनके जो कस्टमर्स थे वो 15-15 20-20 हज़ार वाले थे जो उनसे आके रेडी टू बाय करते थे। और काफ़ी उनके मुताबिक काफ़ी वो अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था तो जो वो कर रहे थे वो। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब यहाँ पे आके आपने सारा जनाजा भी उनका कवर किया है, उस हवाले से बताएं कितनी बड़ी शख्सियत आपने वहाँ पे देखी? सर इतनी बड़ी शख्सियत थी कि माशाल्लाह उनके जो अहबाब के लोग थे वो मौजूद थे वहाँ पे। और मैं सलूट करता हूँ यहाँ पे अलीम डार साहब को कि वो विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी थ्रेट, वो आम लोगों में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो भी घर के फ़र्द हैं। उनके अलावा कोई भी ऐसा पैनल वहाँ का ICC का हो गया, क्या नाम है, PCB का ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद नहीं था मासवाई अलीम डार के। तो बस अच्छे इंसान थे। तो इस जब तक इंसान अंपायरिंग फील्ड में होता है तब तक लोग सब पूछते हैं, और जब से वो रिटायर हो जाता है या साइड पे हो जाता है तो उसको भूल जाते दोस्त अब आप ये कहते हैं कि उनको किसी किस्म की लालच ही नहीं थी, कोई इनको मिले मिलाए आगे। वो ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान थे कि उनका कोई दोस्त अगर कोई फटे पे चाय भी लगाता है तो फटे पे चाय बैठ के पीना पसंद करते थे उसके साथ। वो यानी कि वो थे कि वो हाई क्लास लोगों को इतनी अहमियत नहीं देते थे जितना वो लो क्लास और मिडिल क्लास लोगों से प्यार और मोहब्बत करते थे। हर हफ्ते वो जाकर अपने दोस्तों के साथ मैच खेलते थे। इवन इस एज में भी वो इंजॉय करते थे, किसी से पलेपुर या शर्त पे लगा ली, यानी ऐसे वो चिल करते थे। बाकायदा उनके दोस्त कहते हैं वो इतने मजाकपन इंसान थे कि जब वो हमारे खिलाफ कोई गोल करते थे तो बाकायदा लूटी डाल के हमें छेड़ते थे। वो इतना
ना वो इतने वो इंजॉयबल पर्सनैलिटी थे, बहरहाल अच्छे इंसान लड़कियों के साथ भी फील्ड में बड़ा मजाक करते थे जब टीवी पे हम देखते थे। उनके बारे में ये बताया कि असद रऊफ़ साहब वो वाहिद अंपायर हैं और जो कि तमाम अंपायर्स को पसंद है, मेरे अलावा तमाम अंपायर्स उनको अपने साथ टेस्ट मैच में लाजमी रिकमेंड करवाते थे, क्योंकि वो टेस्ट मैच को बोर नहीं होने देते थे। वो किसी ना किसी खिलाड़ी को चुटकुला छोड़ देते थे कि पूरा वो बंदे की थकावट दूर होती थी। सबसे आपको अफसोसनाक चीज़ क्या लगी इधर आके जो आपने नोट की? सर सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे जो हर्ट जो फील हुआ वो ये लगा, देखें फ़लक भाई आप भी मीडिया में बिलोंग करते हैं, अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम हमें हमारे घर वालों को या हमारे दोस्तों को इतना ज़रूर होगा यार मीडिया से लाजिम बंदन के घर में कोई अफसोस के लिए आएगा। ये मेरे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ असद रऊफ़ का घर है मेरे पीछे, ये 10 कदम दूर आगे बाबर आजम साहब उसका घर है, कहाँ मोहम्मद हफीज़ साहब का घर है अगली गली में, और ये आप मेरे पीछे देखें इस गली के एंड पे राइट साइड पर कामरान अकमल साहब का घर है। ये लोग इतने नियरेस्ट होकर भी इनके जनाजे पे नहीं तशरीफ़ लाए। और हफीज़ साहब के बारे में ये है कि कोविड के दिनों में असद साहब स्पेशली इनके घर में गए थे, कोई फंक्शन था उन्होंने परवाह नहीं की। ये बहर ये दुनिया इसका ही दस्तूर का नाम है, इसे हम किसी को बदल नहीं सकते। ना मैं हफीज़ का बुरा कहूँगा यहाँ पे, ना कामरान अकमल को, पता नहीं उनकी ज़िंदगी का क्या है। बहर यही है कि अपने माल अच्छे करें, आपको ना हफीज़ की ज़रूरत पड़े ना आपको कामरान अकमल की ज़रूरत पड़े। बहुत शुक्रिया इर्तज़ा आपका। नाज़िम मेरे साथ मौजूद थे इर्तज़ा भट्ट साहब जिन्होंने आके पूरी कवरेज की यहाँ पे। अफसोस इस बात का कि इतने इतने बड़े चैनल्स हैं यहाँ पर सैटेलाइट के, सोशल मीडिया के, जो यहाँ पर इतने नहीं आ सके, लेकिन इर्तज़ा जो वाहिद था जिसने आके हमें भी ये दावत दी कि आप आके ये कवर करें। तो नाज़रीन आपको ये वीडियो जो है इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान फ़लक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।